नमस्कार दोस्तों। भारतीय दार्शनिक मंच के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज से शुरू करेंगे यूजीसी नेट के लिए और उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा चयन आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है, उसमें जो जीएस का पार्ट है उसके लिए ये क्लास कंबाइंड चलेगी। अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने पढ़ाई का, इस क्लास का, उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट में ये पहली यूनिट है। यूजीसी नेट में आप लोगों को पता है जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में डिवाइड्स है। उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। जब अगर हम बात करें जो यूपी हायर एजुकेशन के लिए जीएस है, 30 क्वेश्चन जिसमें पूछा जाना है, उसमें दूसरी यूनिट में जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उसमें एक पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। दोनों के सिलेबस में जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो अधिक व्यापक है, तो अगर हम उसको कवर कर लेंगे तो स्वतः ही हायर एजुकेशन वाला सिलेबस कवर हो जाएगा। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है दोनों ही परीक्षाओं के लिए। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम एक संरचना, एक अवधारणाओं की एक संरचना आप लोगों को प्रदान करेंगे, जिसके आधार पर आप लोग चीजों को देख पाएंगे और इसके बाद जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के आधार पर हम कई अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट करते हैं। तो इसी रणनीति के साथ, इसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में हैं, तो पहली बात है टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट क्या है, एम क्या है, उसके लेवल्स क्या है, टीचिंग के लेवल्स होते हैं, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसके अलावा जो सिलेबस में हमारे है उसमें एक सेकेंड, जो लर्नर है उस लर्नर के लिए क्या क्या चीजें हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स की बात है। उसके बाद जो टीचिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं उनकी बात है। उसके बाद में जो हायर एजुकेशन है उसमें टीचिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से उनका यूज होना है, उसकी बात है। और हमको जो लास्ट में पढ़ना है वो है जो टीचिंग के लिए जो, इसके अलावा हमको एवल्यूएशन, मूल्यांकन भी पढ़ना है। तो इसको हम लोग देखते हैं और इसको शुरू करते हैं। एक चीज ध्यान में रखना है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बहुत डिटेल के चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर, जो थ्योरीज में समझने वाली होती है, बहुत सारी थ्योरीज है नहीं। फिर भी इधर यूजीसी नेट ने एनटीए जब से एग्जाम ले रहा है, विगत 1-2 बार के एग्जाम्स में उसने अपने थोड़ा सा स्टैंडर्ड को, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, उसको इन्हांस किया है। तो हमें इसको थोड़ा सा देखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टीचिंग क्या होता है, एक चीज तो है एजुकेशन, दूसरी चीज है टीचिंग। ठीक है, एक है शिक्षण,
और दूसरा है शिक्षा। शिक्षण क्या हो गया? टीचिंग। और शिक्षा क्या हो गया? एजुकेशन। तो शिक्षा क्या है, इसको लेकर जो दो तरीके की शिक्षाओं की हम बात करते हैं, एक औपचारिक शिक्षा होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है? जैसे हम लोग किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहां एक टीचर आते हैं, उसका कोर्स डिसाइड होता है, वो हम पढ़ते हैं, परीक्षा का एक प्रारूप होता है, उसको पास करते हैं। तो वह गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित स्कूल हो सकता है, वो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या इस तरीके की मतलब धार्मिक शिक्षाएं भी अगर इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जा रहा है, बाकायदा आप उसमें डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, मौलवी बन रहे हैं, आप आचार्य बन रहे हैं, तो यह भी जो है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। जो अनौपचारिक शिक्षा है ये बहुत वाइड है इन द कंपेरिजन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। इसमें क्या है कि हम किसी भी तरीके से पंछियों से कुछ सीख लिए, मम्मी पापा ने कुछ बताया वहां सीख लिए, दोस्तों ने कुछ सिखाया वहां से सीख लिए, सड़क चलते हुए हमको चोट लग गई, ऊपर देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, तो वहां से हमको सीख मिल गई कि देख के चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें, इस तरीके की जो सीख है, इस तरीके की जो शिक्षा है, इस तरीके का जो ज्ञान है, वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है अनौपचारिक शिक्षा, जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उससे। लेकिन जब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड टोटली रिलेटेड विद द फॉर्मल एजुकेशन। जो शिक्षण अभिवृत्ति है, उसके जब हम अध्ययन की बात करते हैं, उसको समझने की बात करते हैं, कि पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से किससे संबंधित है? औपचारिक शिक्षा से। क्योंकि वहां पे ही आप व्यवस्थित रूप में चीजों को पढ़ाते हैं, वहां पे आप सोच करते हैं कि किस तरीके से सिखाया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड इनफॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। और औपचारिक जो शिक्षा हमारी होती है, जो हम इधर उधर से प्राप्त कर लेते हैं, जिसका अंश हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है, उससे संबंधित नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो अब आप टीचिंग एप्टीट्यूड में अब आप बात करें, इसमें दो टर्म है, एक है टीचिंग, दूसरा है एप्टीट्यूड। शिक्षण अभिवृत्ति, तो पहले जानते हैं कि शिक्षण क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे कि अभिवृत्ति क्या होता है। अच्छा, शिक्षण क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं शिक्षा क्या है। हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में इसके लिए बहुत सारे और शब्द प्रयोग होते हैं जो मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे विद्या, ज्ञान। ऐसा नहीं कि ये सब एक ही अर्थ देते हैं, इनके अर्थों में थोड़ी भिन्नता है, लेकिन अगर हम अभी सामान्य अर्थ में जिस स्तर पर अभी लोग बातचीत कर रहे हैं, उस स्तर पर हमें यही मानकर, यही स्वीकार करके चलना है कि ये केवल एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी। तो शिक्षा क्या है, कई तरीके से इसकी व्याख्या की जाती है। एक बात तो ये कही जाती है कि जो हमारे अंदर संभावना है उसको मूर्त रूप बनाने का जो काम करती है, संभावना को, जो पोटेंशियलिटी है उसको एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करने का जो ब्रिज है, वो शिक्षा है। फिर कई लोगों का कहना है
कि शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने पर्यावरण वातावरण के साथ संबद्ध बना सकें, एक उसके साथ संतुलित जीवन जी सकें। तो अगर हम संक्षेप में कहें बिल्कुल एक लाइन में, तो शिक्षा का उद्देश्य होता है कि शिष्य के ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना। द मेन ऑफ टीचिंग इज पॉजिटिव चेंज इन द स्टूडेंट बिहेवियर एंड नॉलेज। आपको विद्यार्थी के व्यवहार और ज्ञान में, बिहेवियर और नॉलेज में पॉजिटिव चेंज करना है। शिक्षा कभी उसको कम नहीं कर देगी, घटा नहीं देगी, हमेशा क्या करेगी, बढ़ाएगी या परिवर्तित करेगी। और ये जो परिवर्तन है ये हमेशा सकारात्मक परिवर्तन के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? यूनेस्को ने 1996 में 1996 में डेलर कमीशन का गठन किया था, एक कमीशन फॉर्म किया था, जिस कमीशन ने लर्निंग नाम से एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, जिसमें एजुकेशन को जो व्हाट इज द एजुकेशन, इसको क्लेरिफाई किया गया था। उस रिपोर्ट में जो बताया गया था काफी वाइड सेंस को एक्सेप्ट किया गया है। उसमें कहा गया कि शिक्षा के द्वारा, थ्रू द एजुकेशन, हम क्या क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, टॉलरेंस, cooperative spirit, creativity and the sensitivity of environment, इतनी चीजों को डेवलप करना जो है शिक्षा का उद्देश्य होता है। एक तरीके से ये डिफिनेशन जो डोलर कमीशन ने अपने रिपोर्ट में दी, वो कवर करने की कोशिश कर रही है औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के शिक्षा को। देखिए, ये फैक्ट याद रखने वाला है कि कौन से कमीशन ने, डोलर कमीशन ने कब, 1996, किसने गठन किया था, यूनेस्को ने गठन। वर्ल्ड में यूनेस्को एजुकेशन के सेक्टर में काम करता है और हमें इसे जानना जरूरी है, एक फैक्ट है जिसको हम याद रखेंगे तो ठीक है। अब अगर हम बात करें डिफिनेशन ऑफ टीचिंग की, जो शिक्षण है उसकी परिभाषा की, इतना चीज तो सबको स्पष्ट हो गया कि शिक्षा क्या है। शिक्षा को किस रूप में डिफाइन किया जा रहा है, जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो रिसीवर इंड है, उसके लाइफ में कुछ इंक्रीज करेगा, कुछ चेंज करेगा, और वो पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, इन शॉर्ट ये है एजुकेशन। अब वो क्या करना है, वो सोसाइटी, कल्चर और टाइम फ्रेम के हिसाब से कि किस तरीके का चेंज करना है, क्या करना है, वो अलग अलग डिसाइड। ठीक है, इसके लिए शिक्षा क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए डोलर कमीशन बना 1996 में, यूनेस्को ने इसका गठन किया, जिसने एक वाइड डिफिनेशन देने की कोशिश की एजुकेशन। ठीक है, किसी को यहां तक कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया ऐसा कुछ किसी को? नहीं, ठीक है। तो जो टीचिंग को डिफाइन किया गया है, जो टीचिंग की डिफिनेशन देने की कोशिश की गई है, उसमें एक डिफिनेशन होता है, टीचिंग इज द
लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, ये सीखने का एक प्रक्रिया है। कैसे सीखने की प्रक्रिया? हम तो डेली सीखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन जब हम उद्देश्यपूर्ण कुछ एम रखकर जब चीजों को सीखते हैं तो उसको टीचिंग है। एक चीज क्या हो गया? टीचिंग इज द लर्निंग प्रोसेस विद द सम डेफिनिट गोल। जैसे मान लीजिए हम इंजीनियरिंग पढ़ने गए, तो हमको पता है ना कि हम क्या पढ़ने गए, हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, हमको पता है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी जैसे हम लोग पढ़ाई कर, तो हमारा एक एम है कि हम फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर में अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा बिल्कुल क्लियर एम है कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न को हम हल कर पाने में सक्षम हो, इसके लिए पढ़। तो ये क्या हो गया? ये टीचिंग हो गया। मान लीजिए मम्मी ने आपको कुछ सिखा दिया, कुछ बात बता दी कि ऐसे पढ़ो, ये करो। वो मान लो किसी और सेंस में, कई बार हमारे जीवन में ये होता है, जो स्पीकर होता है वो किसी और सेंस में चीजें कह रहा होता है और आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। आप उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो वो भी टीचिंग होता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है जब हम किसी उद्देश्य के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इस डिफिनेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कई बार कुछ जो फिलोसोफर्स हैं, जो एजुकेशन के सेक्टर में जिन्होंने काम किया है, उनकी डिफिनेशंस पूछ लेता है कि उन्होंने एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया है। तो मैं एक काम करूंगा कि ये जो डिफिनेशंस हैं बड़े बड़े लोगों, सबका तो पॉसिबल नहीं है, बट जितने लोगों का पॉसिबल होगा वो मैं चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार एक जगह लिख के वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे उसको आप याद कर लें। उस डिटेल में जाएंगे तो वो पूरा पूरा उनकी डिफिनेशंस के पीछे उनकी पूरी फिलॉसफी काम करती है। तो अभी हमारे पास उतना ज्यादा चीजों को करने का समय नहीं, ठीक है, ठीक है। यस सर। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की जो टीचिंग से रिलेटेड है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो कुछ थ्योरीज हैं जो एजुकेशन को प्रभावित करती है, एजुकेशन को लेकर काम करती है। उसमें से बहुत सारी थ्योरीज का, चूंकि हम फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो हम लोग ऑलरेडी सुन रखे हैं। जैसे एक आइडियलिज्म है। अभी आइडियलिज्म क्या मानता है? आइडियलिज्म मानता है कि सारा ज्ञान हमारे अंदर है, उसका क्या होना है? प्रकटीकरण होना है, केवल उसको एक्सप्रेस करना है। तो जब यहाँ जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, वो उसका पूरा जोर किस पर होगा? कैसे एक्सप्रेस किया जाए, हम तो सब कुछ जान ही रहे हैं, उसको कैसे प्रकट किया जाए। तो एक मेथोडोलॉजी है जो आइडियलिस्टिक मेथोडोलॉजी है, आदर्शवादी मेथोडोलॉजी है। अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, हीगेल हो गए, ग्रीन हो गए। तो ऐसे लोग, वो ये मान के चलते सारा ज्ञान आपके अंदर है, आपको केवल इसको प्रकट करना है। फिर उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो टीचिंग मेथड होगा, वो अपनाया जाएगा। तो यहाँ ज्ञान को बड़ा वर्चुअल रूप में प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ ज्ञान बहुत पवित्र चीज जैसी, उसको हम सत्यम शिवम सुंदरम कह सकते हैं। ज्ञान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ज्ञान इंपॉर्टेंट है या नहीं है दूसरी बात, सब ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ज्ञान का रोल क्या है किसी की लाइफ, नॉलेज का क्या रोल है, लेकिन नॉलेज अपने आप में क्या है, व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन इटसेल्फ। तो जो आइडियलिस्टिक होगा वो इसको वर्चुअल मानते हैं, बड़ी पवित्र सी चीज है। वो
डिवाइन वर्ड की अगर बात करेंगे तो वो वहां से रिलेटेड है। जैसे प्लेटो को हम देखते हैं कि नॉलेज कहाँ से रिलेटेड होता है, तो ये जो वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है ये तुच्छ चीज है, इससे नहीं वो जुड़ा होता। ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, वो आइडिया से जुड़ सकता है। ज्ञान हमें केवल आइडिया से होता है। जो वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमें केवल ओपिनियन हो सकता है। इस तरीके की बात प्लेटो करते हैं। दूसरा एक मेथड है टीचिंग का जिसे हम नेचुरलिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नेचर से चीजों को सीखना है। यहाँ पे ज्ञान के लिए ये बात होती है कि हम किताब पढ़ के ज्ञानवान हमको नहीं हो सकते, हम नेचर से चीजों को कर कर सीख सकते। तो एक मेथोडोलॉजी ये है। इस मेथोडोलॉजी में जो टीचर का रोल होता है निगेटिव रोल होता है। निगेटिव मतलब कि वो खुद जाके कुछ चीज सिखाने नहीं जा रहा है, उसको केवल ये देखना है बच्चा कुछ गलत ना करे, कुछ ऐसा काम ना करे कि उसको उससे हानि हो जाए। बाकी ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि खुद ही सारी चीजों को सीखे। ठीक है। एक और व्यू है जिसे हम प्रैग्मेटिक व्यू कहते हैं। यहाँ पे जो तरीका है शिक्षा का, उसका उद्देश्य ये है कि हम कोई अल्टीमेट ट्रूथ जैसी चीज नहीं होती, कोई अल्टीमेट नॉलेज जैसी चीज नहीं होती जिसको हमें जानना है, जिसे हमें प्राप्त करना है। बल्कि हमें कुछ काम है जो काम हमको करना है, और वो काम जब हो जाएगा, बस इतना ही उद्देश्य है ज्ञान का। मान लीजिए मुझे बेगूसराय से दिल्ली जाना है, तो अब दिल्ली जाने के लिए जो भी चीज की हमें जरूरत है वो कैसे हम वहां जा सकते हैं? ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं। तो जितना हमको ज्ञान होगा, इसके बारे में जितने ज्ञान होगा उतना हम लाभ उठा सकते। तो इस तरीके से अगर जानकारी लाभप्रद है, उपयोगी है तो ठीक है। नहीं तो अगर हमको कभी मान लीजिए हमको कभी नहीं जाना है क्यूबा, तो क्यूबा के बारे में जानकारी का कोई उपयोग नहीं। इस तरीके का उपयोग आधारित, कंजम्पशन आधारित जो शिक्षा को जोर देता है, बात करता है, वो प्रैग्मेटिक जो है मेथड है, आइडियोलॉजी है शिक्षा की। इसमें जो बड़ा नाम आता है एक शिक्षाविद का जो इस तरीके की मेथोडोलॉजी पर जोर देते हैं, उसमें जॉन डेवी है। मैंने अच्छा प्रकृतिवाद में नेचुरलिस्टिक में नहीं बताया, डाल्टन का नाम बहुत फेमस है, डाल्टन का नाम उसके लिए आता है। नेचुरलिज्म जो मेथड है, जो एक तरीका है शिक्षा का, तो डाल्टन का नाम बहुत फेमस है। ये पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, कौन इस तरह के विचारधारा को सपोर्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा एग्जिस्टेंशलिज्म, आप लोगों को पता है किरकेगार्ड इसकी शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन को सेंटर में रखना है। ह्यूमन सेंटर में आ जाएगा, उसके आधार पर ही सारी चीजों को, सारी शिक्षा, सारी चीजें, ह्यूमन को किसी भी चीज के लिए नहीं तैयार किया जाए, बल्कि सारा ज्ञान, सारी शिक्षा किसके लिए है? मनुष्य मात्र के लिए। तो इस तरीके की जो आइडियोलॉजी आती है वो अस्तित्ववादी चीजें हों। ठीक है। तो ये कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ जिसको हमें, जो शिक्षण से संबंधित अवधारणाएं हैं प्रमुख, उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब अगर हम बात करते हैं कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, तो पहला तो नेचर क्या है या करेक्टर क्या है टीचिंग का,
वो है कि ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। टीचिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, सबको क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो इसमें पूरा बौद्धिक काम ही हम लोग कर रहे होते हैं, चाहे पढ़ रहे होते हैं, चाहे कोई शोध कर रहे होते हैं, कुछ भी चीजें कर रहे होते हैं, ये बौद्धिक काम है। ठीक है, इसके अलावा हम टीचिंग मॉडल की अगर बात करें तो ये दो तरीके का होता है। अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, तो चलिए हम इसको बताते चलते हैं थोड़ा सा। जो मॉड्यूल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो टीचिंग मॉड्यूल है वो दो तरीके का है। एक है टीचर सेंट्रिक और दूसरा है स्टूडेंट सेंट्रिक। टीचिंग दो तरीके की हो सकती है, उसके दो मॉडल हो सकते हैं। एक टीचर सेंट्रिक, मतलब जो टीचर चाहेगा वो पढ़ाएगा, ठीक है, वो अपने अनुसार सारी चीजें निर्धारित करेगा, क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसे पढ़ाना है, क्या चीज। इसको अंग्रेजी में पेडागॉजी कहते हैं, पेडागॉजी मेथड है। ठीक है, जो एंशिएंट या रिलीजियस टाइप ऑफ टीचिंग है, एंशिएंट पीरियड में जो टीचिंग थी वो टीचर सेंट्रिक थी, पेडागॉजी मॉडल पर बेस्ड थी। पता चला गुरु से आप ज्ञान लेने के लिए पहुंचे, गुरु ने कहा चाहो ठीक है जाओ गाय चराओ। उपनिषदों में इस तरीके के उदाहरण मिलते हैं। पता चला कि वो 20 साल तक केवल गाय चरा रहे हैं और उन्हीं से वहां पर उन्हीं को ज्ञान मिलता है उसी से। तो आप यहाँ कोशिश नहीं कर सकते कि हम पढ़ने आए आप हमसे झाड़ू क्यों लगवा रहे हैं, हम पढ़ने आए आप हमसे गाय क्यों चरवा रहे हैं, हमको तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आप कह रहे हो कि खान भिक्षा मांग के लेकर आओ। तो इस तरीके के क्वेश्चनिंग का राइट नहीं होता है। आपको ज्ञान कैसे देना है ये टोटली डिसाइड कौन करेगा? टीचर करेगा। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है, इस तरीके का जो मॉडल है टीचिंग का, उसे हम पेडागॉजी मॉडल कहते हैं। दूसरा जो मॉडल है वो एंड्रोगॉजी है, जो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। जो स्टूडेंट के हित में है उसकी बात की जाएगी। वैसे कैसे पढ़ाया जाएगा? विद्यार्थी को केंद्र में रख के, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख के, वो क्या सीख सकता है उसके अनुरूप पाठ्यक्रम और सारी चीजें बनाएंगे। तो ये दो मॉडल हो गए, एक हो गया पेडागॉजी मॉडल, दूसरा हो गया एंड्रोगॉजी। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि एक्चुअल में जो हम पढ़ाई आज कर रहे हैं इसमें से हम देखते हैं कि ये दोनों मॉडल को मिक्सअप रूप में हम लोग पढ़ते हैं। ये दोनों आइडियोलॉजिकल लेवल पर तो बड़े एकदम दो अलग अलग ध्रुव, लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है, इन दोनों का मिश्रित रूप में पढ़ रहे होते हैं। मतलब टीचर अपनी भी चलाता है और बच्चे की भी सुनता है। होता है कि नहीं होता है? रिप्लाई? यस सर। ओके। तो एक और चीज है जो हमको जानने की जरूरत है, वो है डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। जो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं। तो जो एकेडमिशियंस हैं उन्होंने 3 लेवल स्वीकार किया है टीचिंग। एक है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 लेवल हो गए। अब इन तीनों लेवल में हमको जानना क्या है, किस लेवल पर कौन से एकेडमिशियन एजुकेशनिस्ट जोर देते हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं। बस इतनी सी बात हमको जानना है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें
मेमोरी लेवल की। हर्बर्ट ने जो है मेमोरी लेवल को इंट्रोड्यूस कराया। क्या होता है मेमोरी लेवल पे? मतलब चीजों को याद कर लेना है, चीजें याद करके समझनी है। इस मेथड पर एंशिएंट पीरियड में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। आप गुरुकुलों में चले जाइए, आप मदरसों में चले जाइए, तो जो वहां का पढ़ाने वाला होता है दे दिया, आप उसको कंठस्थ कर लीजिए, उसको मेमोराइज कर लीजिए, उसको रट्टा मान लीजिए। तो ये मेथड ये मानता था कि समय के साथ अभी आप रट लीजिए, समझिए, उसके बाद जैसे जैसे इस चीज की उपयोग पड़ेगा आप उसको यूज करना सीख जाएंगे, आप उसको जान जाएंगे। तो ये टीचिंग का लेवल है, ये शुरुआती लेवल है, बच्चों के लिए अच्छा होता है, शुरू में सीखना शुरू करते हैं उनके लिए अच्छा होता है। दूसरा जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि आप चीजों को याद मत कीजिए, चीजों को समझिए। मॉरिसन ने इस टीचिंग लेवल को इंट्रोड्यूस कराया लोगों को। इसमें क्या होता है कि आप चीजों को आपको रटना नहीं है, तो चीज वैसी क्यों है उसे समझ लेना है। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा लक्षण है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसे प्रोफेसर हंट ने जो है इंट्रोड्यूस कराया। इसमें क्या होता है कि जो चीजें आप अपने जीवन में उतारे उसे करके देखिए। कैसे सीखना है? करके सीखना है। तो ये एक तरीके से दोनों का मिक्स रूप है। जो चीजें आपने सुनी उसको समझी और उसको करके देखना है, तब आप समझ। ठीक है। तो इतनी चीज है टीचिंग में। इसके अलावा अभी हम लोगों को और देखना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से अभी टीचिंग्स के जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, टीचिंग अपने आप में जो है टीचिंग में चरों की बात होती है, वो कौन स्वतंत्र चर है, कौन परतंत्र चर है, कौन हस्तक्षेप चर है, इस सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। आगे जो भी चीजें बनती हैं उसको हम लोग कल देखेंगे और इसको 2 से 3 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है। Okay, sir. किसी को कुछ पूछना है? ओके सर। No, sir. नो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक।